अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में होंगे प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। देश में कोरोना महामारी है, वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान चलाया जा रहा है, लेकिन राजनीति भी लगातार हो रही है। राजनीति में देखें तो महत्वाकांक्षा जो है नेताओं की वो खुलकर अब सामने आ रही है और यही कारण है कि जो अस्थिरता देखने को मिल रही है, चाहे भाजपा खेमे में हो या कांग्रेस खेमे में हो, बराबरी की अस्थिरता दोनों ही पक्षों में है। जहां एक और अगर देखा जाए कांग्रेस के लिए पंजाब और राजस्थान चुनौती है, तो भाजपा के लिए कहीं ना कहीं बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य भी चुनौती हैं, कर्नाटक भी इसमें है। ओम प्रकाश राजभर का बयान देख लीजिए। सर, ये आखिर क्योंकि हम ऐसे दौर में इस वक्त हैं जब उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ 6 से 7 महीनों में चुनाव के ऐलान होने हैं। राजनीति किस ओर जाती दिख रही है और कांग्रेस इतनी माथापच्ची करने के बावजूद अपने अंदर का जो गुटबाजी है, अंतर्कलह है, उसको सुलझाने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है? जी, पहले आपने क्योंकि अस्थिरता की बात करी तो उसी पे बात करते हैं। मुझे ध्यान है, अगर हम आज से 1 डेढ़ दशक 2 दशक पहले की बात करें तो नेता चुनावों के समय जनता से कहते थे कि आप जागरूक बनिए, स्थिर सरकार चुनिए, स्थिरता के लिए वोट दें। जनता तो जागरूक हो गई, नेता कब जागरूक होंगे पता नहीं। जनता स्थिर सरकार देने लग गई है, बहुमत की जो अब सरकार है वो देने लग गई है। गठबंधन की सरकार से एक तरह से जनता ने किनारा कर लिया। अब देखिए, चाहे केंद्र की बात हो चाहे राज्यों की बात हो, अगर चुनाव पूर्व गठबंधन बने हैं तो उनको जनता चुनकर दे रही है, स्पष्ट बहुमत दे रही है जनता। अब वो बीच का रास्ता नहीं अपनाती है। लेकिन अपनी स्पष्ट बहुमत वाली सरकार को नेता ही, अगर अपनी ही पार्टी के नेता अस्थिर करने में लगे हैं तो लगता है कि ये जो नेताओं का मन है वो कितना अस्थिर होता है, सत्ता के लिए कितने व्याकुल होते हैं लोग। संभाल पा रही है कांग्रेस या नहीं, और बीजेपी अपने नेताओं को संभाल पा रही है या नहीं, इस पर भी चर्चा करते हैं। अगर बात शुरुआत करें कांग्रेस की, तो वाकई में विकट स्थिति है। देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने कभी सोचा नहीं होगा कि ये स्थिति भी आ सकती है कि आपके पास सिर्फ 2-3 राज्यों में सत्ता बची है, वहाँ भी उठापटक मची हुई है और नेता एक एक कर छोड़कर जा रहे हैं। और नाराजगी, अब कहते थे कि युवा, कांग्रेस के कुछ लोग ऐसे कह देते हैं कि युवा इसलिए नाराज हो रहे हैं क्योंकि वो अधीर हो जाते हैं। कोई पद पाने के लिए, कोई लक्ष्य हासिल करने के लिए उनको लगता है कि सब कुछ जल्दी मिल जाना चाहिए। तो वरिष्ठ क्यों नाराज हो रहे हैं? वरिष्ठों को तो सब कुछ मिल चुका है। वरिष्ठ भी अगर सवाल उठा रहे हैं गांधी परिवार की, कांग्रेस आलाकमान की कार्यशैली पर, उनकी रणनीतियों पर, तो दिखता है कि इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते। गलती कहीं और है, समस्या कहीं और है और उसको सुलझाने की कोशिश भी नहीं हो रही है, ऐसा दिखता है। अब आप सुशील कुमार शिंदे का देख लीजिए बयान। बिल्कुल। सुशील कुमार शिंदे कह रहे हैं कि कांग्रेस आज कहीं दिखती नहीं है और कहीं दिखने का प्रयास भी नहीं करती है। जो उसकी कार्य संस्कृति है, विचारधारा है, वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। और सुशील कुमार शिंदे कोई सामान्य नेता नहीं है। देश के गृह मंत्री रह चुके हैं, कई मंत्रालयों का कामकाज संभाल चुके हैं और कांग्रेस के बड़े दलित नेता हैं। कई राज्यों के पार्टी प्रभारी रहे हैं, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस वहाँ पर चुनाव जीती भी थी। वो अलग बात है कि विलासराव देशमुख को फिर अचानक से सीएम बना दिया गया था, जबकि शिंदे के नेतृत्व में वहाँ पर कांग्रेस जीत कर आई थी। यही नहीं, देश के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ चुके हैं सुशील कुमार शिंदे। तो इतने वरिष्ठ आदमी ने अगर कुछ कहा है तो उस पर कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए। और वाकई में देखिए, कांग्रेस की एक परंपरा थी कि हम देखते थे अक्सर जो कार्य समिति की अब जो बैठकें होती हैं वो तो अब जो आलाकमान फैसला ले चुका है उस पर खाली मुहर लगवाने के लिए होती हैं। लेकिन एक पहले एक संस्कृति थी, कांग्रेस की कार्य संस्कृति थी, चाहे राज्यों में हो, चाहे राज्य कार्य समिति की बैठक हो, चाहे वो आप देखिए बीजेपी की सभी कार्य समितियों की बैठक हो रही है। आपने देखा कि कांग्रेस की किसी कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति की खबर आई है कहीं?
और उसको कांग्रेस के अध्यक्ष ने या कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया है। सिर्फ चुनाव के समय आप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहाँ जाते हैं, वहाँ अगर जिस भी पार्टी की सरकार है उसके नेता के खिलाफ आप कुछ बोलते हैं तो चुनाव यात्रा जो है उससे ही सब कुछ भला नहीं होने वाला है। और वहाँ पर हमेशा हर जगह समय जाते रहना पड़ेगा। अब ठीक है, बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी अब उत्तर प्रदेश में डेरा डालेंगी, तो चुनाव से ठीक पहले डेरा डालेंगे। अभी तो ट्विटर से काम चल रहा है सबका। तो सिर्फ चुनाव आ जाएं तो ही हम वहाँ पर जाएं, तभी हम वहाँ के लोगों से मिलें, तभी वहाँ के लोगों की समस्याओं से रूबरू हों। ये शायद कांग्रेस की जो कार्य संस्कृति रही है उससे एकदम अलग जा रही है इस समय। कांग्रेस ना तो खुद आप जाते हैं, ना ही दूसरों को काम करने देते हैं, तो ये पार्टी फिर रसातल में जाएगी ही। और यही सवाल उठा रहे हैं सुशील कुमार शिंदे, उससे पहले उठाया था चाहे गुलाम नबी आज़ाद, चाहे और कपिल सिब्बल हैं, बहुत सारे नेता हैं। G23 जो ग्रुप बना रखा है उसमें अलग अलग लोग, अब उसमें से G22 हो चुका है क्योंकि जितिन प्रसाद तो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। सुशील शिंदे उसमें शामिल हाँ, सुशील कुमार शिंदे शामिल होंगे, तो वो ग्रुप ये बढ़ता भी रह सकता है और वहाँ से इधर भी दूसरी तरफ भी लोग जा सकते हैं। तो ये चलता रहेगा क्रम। अब आप देखिए कि कांग्रेस आलाकमान की स्थिति क्या है। कांग्रेस आलाकमान की स्थिति ये है कि एक तो वो कुछ नहीं कर पा रहा है, दूसरों को कुछ करने नहीं दे रहा है, और अब उसकी कोई सुन भी नहीं रहा है, ऐसा भी लग रहा है। आप राजस्थान का घटनाक्रम देख लीजिए, पंजाब का घटनाक्रम देख लीजिए। प्रियंका गांधी बैठ के कर रही हैं, कभी राहुल गांधी के साथ, कभी सोनिया गांधी के साथ। ना राजस्थान का मसला सुलझ पा रहा है, ना पंजाब का मसला सुलझ पा रहा है। पायलट खेमा दिल्ली कभी आता है, उसको समय नहीं मिलता, वापस लौट जाता है। सिद्धू आते हैं, यहाँ पर मुलाकात करते हैं, लगता है कि कोई बीच का रास्ता निकाल लिया गया है। न्यूज़ चैनलों पर खबर चलती है कि बीच का रास्ता निकल गया है, लेकिन वहाँ पर कैप्टन अपनी लंच डिप्लोमेसी कर रहे हैं। और सिद्धू चंडीगढ़ पहुँचते ही बयान दे देते हैं कि पंजाब में जो बिजली की समस्या है, वो जो कटौती की जा रही है वो नहीं की जानी चाहिए, और ये जो ऑफिस का जो टाइमिंग्स चेंज किए हैं सरकार ने, इससे बचना चाहिए था। तो राज्य सरकार के साथ लगता है कि उनका शायद सुलह का जो रास्ता यहाँ से दिल्ली एक तय करके भेजती है, वो वहाँ पर जाकर कुछ भी बोल देते हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू, देखिए, अगर ठीक है कि वो एक जाना पहचाना नाम है, एक सेलिब्रिटी हैं, लेकिन यही बहुत कुछ नहीं होता है कि एक आदमी परिपक्व राजनीतिज्ञ भी हो। उनकी अगर अब तक की राजनीति अगर आप देखेंगे तो ठीक है कि जनता के मुद्दों को वो उनका भावनात्मक लगाव है उससे, जनता को चाहते हैं वो कि ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले, उनके ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन राजनीतिक जो उनकी कार्यशैली है वो एक गंभीर और परिपक्व राजनेता की नहीं है। और जिस तरह की बयानबाजी वो करते हैं, ठीक है, उस पर आप हंस सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, लेकिन उस पर आप वोट नहीं दे सकते हैं। तो अगर नवजोत सिंह सिद्धू अपने को कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो उनके सामने कहीं ठहरते नहीं है। अगर राजनीतिक परिपक्वता की बात हो, राजनीतिक आधार की बात हो, तो शायद कांग्रेस आलाकमान भी ये बात जानता है, लेकिन चूंकि उनके संबंध बहुत अच्छे हैं वहाँ कांग्रेस आलाकमान से, तो इसलिए वो उनको बहुत कुछ दे दे ऐसा लगता नहीं है। अब आप सचिन पायलट को ले लीजिए। सचिन पायलट को भी उस समय रोकने में प्रियंका गांधी का ही हाथ था कि वो बीजेपी में नहीं जा सके थे, लेकिन आज प्रियंका गांधी की स्थिति ये हो गई है कि वो अशोक गहलोत से उनका जो हक बनता है सचिन पायलट का, वो नहीं दिलवा पा रही हैं। तो ये दिखाता है कि जो आलाकमान है वो कमज़ोर है। और आज जो पंजाब में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, कल वो छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है, कल वो किसी अन्य राज्य में भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ में भी सुगबुघाट शुरू हो गई है। वहाँ भी ऐसी चर्चाएं हैं कि जब सरकार बनी थी तो 2.5 साल का फार्मूला बना था। अब मुख्यमंत्री उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कोई कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन जिसका टर्म आना था वो तो बोल रहा है, तो वो आने वाले दिनों में और भी बोल सकता है। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस शायद अपनी पार्टी पर जो पकड़ है वो बनाकर नहीं रख पा रही है। और ठीक है कि एक ट्विटर पे हमने बस खाली एक अभियान छेड़ रखा है कि हमको सुबह उठते ही एक प्रधानमंत्री के खिलाफ, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ ट्वीट करना है, टीकाकरण पर सवाल उठाना है। तो 3-4 चीज़ें फिक्स हैं, और ये तभी तो टूल किट की बात सामने आती है कि टूल किट के माध्यम से जो जो चीज़ें डिसाइड होती हैं, और अगर आप रूटीन तौर पर आप देखेंगे, सब चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, तो दिखेगा कुछ न कुछ एक ये सुनियोजित अभियान के तहत सब चीज़ें चलती हैं। जहाँ तक आपने भाजपा की बात करी है, तो भाजपा में भी अब कर्नाटक में एक नेतृत्व का संकट है कि वहाँ पर जो कभी कुछ विरोधी गुट सामने आ जाता है, क्योंकि वहाँ भी देखिए बीजेपी ने
पूर्व में कई बार सीएम बदले हैं, जो पिछली सरकार थी उसमें भी 2-3 सीएम बदले गए थे। तो इस बार भी जो पार्टी के अन्य नेता जो मुख्यमंत्री पद के आकांक्षी हैं, उनको लगता है कि हमारी बारी आ सकती है अगर हमारे साथ कुछ विधायक इकट्ठे हो जाएं। समय समय पर प्रयास चलते हैं, लेकिन वहाँ का जो जातिगत समीकरण है, राजनीतिक समीकरण है, बहुत आसान नहीं होगा। ना तो वहाँ के जो भी असंतुष्ट गुट हैं उनके लिए, ना ही केंद्रीय नेतृत्व के लिए बीजेपी के, कि येदियुरप्पा को पद से हटाया जाए, क्योंकि वो जिस लिंगायत समुदाय से आते हैं एक बड़ा आधार है। और अभी जब सुगबुहाट चली थी उस समय भी जो लिंगायत समुदाय के जो मठ वगैरह हैं या जो उनके जो धर्मगुरु वगैरह हैं, उन सब ने आपने देखी कि एक तरह से येदियुरप्पा के समर्थन में खड़े होकर एक संदेश बीजेपी आलाकमान तक पहुंचा दिया था। और जब वहां से अरुण सिंह जो कर्नाटक के प्रभारी हैं बीजेपी के गए, वहां पर उनके सामने ही येदियुरप्पा ने विक्ट्री का चिन्ह बनाया था। तो ये दिखाता है कि येदियुरप्पा को बहुत कमजोर नहीं समझना चाहिए। और इस समय हम देखें तो बीजेपी वहां पर अभी भी मजबूत है। ठीक है कि असंतोष तो रहता ही है जब वहां पर जो भी पार्टी रहती है। कर्नाटक का जैसे देखिए, जो कर्नाटक का नाटक है वो आज का नहीं है, वो बरसों का पुराना है। जो पार्टी सत्ता में रहती है वो वहां पर उसको ही इस उठापटक का सामना करना पड़ता है। अब आप देखिए कि वहां पर जो दूसरा खेमा है, कांग्रेस का खेमा है, वहां पर अभी से मारामारी चल रही है कि सीएम कौन होगा। सिद्धारमैया कह रहे हैं कि हमको घोषित करिए। दूसरी पार्टी जो कह रही है कि डीके शिव कुमार जो हैं वो कह रहे हैं हमको घोषित करिए। और भी कई सारे आकांक्षी हैं वहां पर। तो ये जो भी पार्टी सत्ता में रहती है वहां पर ये उठापटक चलती है। तो इस में बीजेपी के लिए ये कोई नई चीज़ है ऐसा नहीं है। बीजेपी की जब पिछली बार सरकार थी तो भी बीजेपी को इन सब चीज़ों से सामना करना पड़ा था। उत्तराखंड का जहाँ तक मुद्दा है तो उत्तराखंड का अब बीजेपी ने एक प्रयोग किया कुछ। अब वो किन मुद्दों पर हटाया गया बीजेपी जाने, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत को। अब तीरथ सिंह रावत उनकी जगह लाए गए। उन्होंने बीजेपी ने शायद जो उनसे अपेक्षाएं की थी वो शायद वो पूरी उस पर खरी नहीं उतर पाए। शायद उनकी जो बयानबाजियां हैं पार्टियों को महंगी पड़ी हैं। विपक्ष ने भी घेरा है, अदालत ने भी टिप्पणी करी है, कई सारे मुद्दे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि ये राह क्या निकलती है। जो अपना हमारा जनप्रतिनिधित्व कानून है उसके मुताबिक अगर 1 साल में कहीं विधानसभा चुनाव होने हैं, 1 साल का कार्यकाल शेष रह गया विधानसभा का, तो अमूमन वहाँ पर उपचुनाव नहीं होते हैं। अब उत्तराखंड में हम जानते हैं कि फरवरी में अगले साल चुनाव होने हैं विधानसभा के, तो वहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होगा नहीं। अब विधानसभा उपचुनाव होगा नहीं, लेकिन 10 अक्टूबर 2021 से पहले पहले विधानसभा की सदस्यता वहाँ के मुख्यमंत्री को हासिल करनी है, वरना वो पद के लिए अयोग्य घोषित हो जाएंगे। वो उनको छोड़ना पड़ेगा मुख्यमंत्री पद। अब क्या हल निकाला जाए? क्या जो वर्तमान विधायक हैं उनमें से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए? और अगर ऐसा बीजेपी करती है तो चुनाव में कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा बनता है कि बीजेपी के पास नेता नहीं है, बार बार ये मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, बार बार मुख्यमंत्री बदलते हैं, तो कोई स्थायी रूप से अपना काम नहीं कर पाता है। और तो वो एक और बीजेपी को इस चीज़ का नुकसान पहले भी हुआ है। पिछली बार भी जब उनकी सरकार थी वहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी, भुवन चंद्र खंडूरी, रमेश पोखरियाल, ऐसे कई सारे उनके प्रयोग चलते रहे। तो वो एक मुश्किल में पड़ सकती है, लेकिन संवैधानिक मुश्किल भी सामने खड़ी है कि क्या करें। हालांकि वहाँ पर 2 सीटें खाली हैं, देखना होगा कि क्या उपचुनाव होता है। लेकिन चुनाव आयोग जो है वो रिस्क शायद नहीं लेगा उपचुनाव का। अभी अभी डांट पड़ी, हमने देखा था किस तरीके से जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने तो चुनाव आयोग को दूसरी लहर उसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी वहाँ जब चुनाव आयोग गया था कि इस मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी से हमारी छवि पर असर पड़ा है, तो सुप्रीम कोर्ट से भी कोई बहुत बड़ी राहत नहीं मिली थी चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग तैयारियों में जुटा हुआ है अगले साल विधानसभा चुनाव की। तो 6 महीने पहले वो विधानसभा उपचुनाव कराए और अभी दूसरी लहर पूरी तरीके से गई नहीं है, तो वो बिल्कुल रिस्क लेगा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद रिस्क नहीं लेगा चुनाव आयोग। डांट भी पड़ी है, छवि खराब हुई, तो शायद रिस्क ना ले। तो ऐसे में बीजेपी के सामने संकट है। जो उत्तराखंड के नेता हैं वो सारे के सारे दिल्ली में डेरा डाले में। देखना होगा कि बीजेपी क्या हल निकालती है इस मुद्दे का। और इस मुद्दे का जो भी हल निकलता है मुझे लगता है बंगाल में भी उसका असर पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ममता बनर्जी के पास भी विधानसभा की सदस्यता नहीं है, ये नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी क्योंकि अब उनके पास समय है, 5 साल के लिए चुनी गई हैं, अभी उनको महीना 2 महीना हुआ है मुख्यमंत्री, उनके पास समय है, तो वो कुछ ना कुछ हल निकल सकता है। हो सकता है कि जो मामले हैं बिल्कुल कम हो जाएं और उपचुनाव करा ही दिया जाए। और जिस तरह की तृणमूल की राजनीति है, हो सकता है वो निर्विरोध चुनाव जीत जाए, किसी को नामांकन नहीं दाखिल नहीं करने दिया जाए। वहाँ का एक अलग ही विषय है। तो और अगर हम देखें, जो हमने इस चर्चा की शुरुआत करी कि
जनता जागरूक हो चुकी है, नेता जागरूक नहीं हुए हैं, उसका उदाहरण दिया है ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश में। अब आप देखिए कि वो कहते हैं कि नया फॉर्मूला लेकर आए हैं। देश जब जो भारत, चूंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि भारत लोकतंत्र की जननी है, और हमारे यहाँ पर जो चुनाव सुधार हैं वो बहुत तेज़ी से हुए हैं, हालांकि अभी बहुत बाकी भी हैं लेकिन बहुत तेज़ी से हुए हैं, और दुनिया हमारे चुनावों को, हमारे लोकतंत्र को देखती है और उससे कुछ ना कुछ सीखती है। तो ऐसे में हमारे नेताओं की जो जिम्मेदारी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम कुछ प्रेरक कार्य ही करें, लेकिन हम उल जलूल सुझाव देंगे, उल जलूल हम घोषणाएं करेंगे तो लोग हंसेंगे, जग हंसाई होगी। और आज की पीढ़ी को आप समझते क्या हैं, हर व्यक्ति जागरूक है, छोटे छोटा बच्चा जागरूक है, और वर्तमान परिस्थितियों ने तो जल्दी जागरूक कर दिया है बच्चों को भी। आज आप किसी भी विषय पर बात कर लीजिए, हेल्थ से जुड़े विषय पर छोटे छोटा बच्चा भी बहुत जानकारी रखता है कि किस तरीके से बचाव किया जाए, किस तरह से इम्यूनिटी बढ़ाई जाए, और भी बहुत सारी चीज़ें आज की जनरेशन में आप देखेंगे कि सोशल मीडिया का ज़माना है। अब ऐसे में ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि हम 5 तो सीएम देंगे और हम 20 उप मुख्यमंत्री देंगे। अब आप देखिए कि जो जाति की राजनीति करने वाले नेता हैं वो सिर्फ अपना ही भला तो सोच रहे हैं, वो अपने जाति के भले के नाम पर नेता तो बन गए, लेकिन वो डिमांड क्या करते हैं कि हमारे लोगों को आप ये दे दीजिए या वो दे दीजिए, नहीं, आप मुझे उप मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव लड़िए, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो इस तरीके की जो ये अपनी जातीय राजनीति का फायदा खुद ही उठा रहे हैं लोग, और ये दिखाता भी है कि किस तरीके से इन स्वार्थ भरी राजनीति करते हैं। दूसरा, ये जो समाज में जाति राजनीति का एक जो मत है वो बना रहे, उसके लिए प्रयासरत रहते हैं, जबकि उससे हमको ऊपर उठने की जरूरत है, बाहर निकलने की जरूरत है। तो ये उसी काम में फंसे हुए हैं। और अगर कोई इस तरीके के गठबंधन बनाता है कि हम 5 सीएम देंगे, 20 डिप्टी सीएम देंगे, तो उस गठबंधन को जनता को खारिज करना ही चाहिए। अब ठीक है, जनता का अपना मत होगा, लेकिन ये देखना चाहिए कि ऐसी सोच को, ऐसे प्रस्तावों को तो सिरे से खारिज देश हित में किया ही जाना चाहिए। बिल्कुल। सर, क्योंकि सवाल तो एक थे, लेकिन आपने बहुत विस्तृत और अच्छी जानकारी दी है हमारे दर्शकों के लिए। लेकिन सर, ड्रोन, अब जो कश्मीर में आतंकवाद जो 370 के ख़त्म होने के बाद उस पर भी लगाम लगाई गई थी, अब तकनीक के ज़रिए वो आतंकवाद को फिर से फैलाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये जांच का विषय है, ना ये जांच कर रही है कि वो ड्रोन कहाँ से आए, किन लोगों की संलिप्तता थी उसमें। लेकिन कहीं ना कहीं देश के लिए एक बार फिर से रक्षा के क्षेत्र में सोचने की ज़रूरत है। नहीं, बिल्कुल। और सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने इस बात को स्वीकारते हुए कि ये सुरक्षा चुनौतियों के लिए चुनौती है, एक बड़ा विषय है, और ये स्वीकारते हुए उन्होंने देश को आश्वस्त किया है कि सेना इस मुद्दे से, सुरक्षा बल इस मुद्दे से निपटने में बेहतर तरीके से सक्षम है, और हम नई तकनीकों को अपना रहे हैं, अपनी जो रडार प्रणालियां हैं उसको उन्नत कर रहे हैं, और घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा कि किस तरीके से शुक्रवार को भी जब एक ड्रोन हमारी सीमा में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में को पार करके हमारी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, तो उसको भगाया गया गोलीबारी करके। तो ऐसा लगातार पिछले, अगर हम देखें, इस सप्ताह में लगातार रोज ही हुआ है कि ड्रोन दिखे हैं। अब इसमें देखिए, जो ठीक है कि औपचारिक रूप से ये खबर नहीं है, लेकिन जो सुरक्षा क्षेत्र से जुड़े जो लोग हैं वो बताते हैं, इस बात को अनऑफिशियली बताते हैं कि ये जो ड्रोन्स हैं ये सारे के सारे चाइना से मिले हैं, पाकिस्तान को, मेड इन चाइना है, असेंबल इनको पाकिस्तान में किया गया है ताकि वो ना पता लगे कि ये कहाँ के हैं। और इन जो सामान्य ड्रोन हैं इनको फिदाइन ड्रोनों में कैसे बदला जाए, इसकी ट्रेनिंग भी पाकिस्तान को दी गई है। कि आप ठीक है, हमने पिज़्ज़ा डिलीवर के लिए लिया था, लेकिन हम बम डिलीवर कराना चाहते हैं, इससे हम इससे मादक पदार्थ डिलीवर कराना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या इसमें चेंजेस किए जा सकें, उसकी ट्रेनिंग भी उनको चाइना ने पाकिस्तान को दी है, और वो कर रहे हैं। और इस ठीक है, अभी पहला हमला हुआ है भारत में, और हम देखें तो दुनिया में भी, अगर अमेरिका का आप उदाहरण लीजिए, जब अफगानिस्तान में वार चल रही थी तो अमेरिका ने ड्रोन टेक्नोलॉजी से काफ़ी फ़ायदा उठाया, और आतंकवाद को वहाँ पर, उस पर विजय पाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो हमले, ऐसा नहीं है कि ये इससे पहली बार हुआ, भारत में पहला हमला इसको हम कह सकते हैं। और लेकिन
इस पहले हमले से ही भारत इतना सतर्क हो गया है, अपनी ड्रोन पॉलिसी चेंज करी है और उस पे काम चल रहा है कि क्या इसके लिए नियम बनाए जाएं। देखिए क्या होता है कि जब तकनीक कोई आती है तो उसके लाभ भी होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं। अब लाभ हम देख रहे थे कि उससे कहीं पिज़्ज़ा डिलीवर हो रहा है, कहीं मेडिसिन डिलीवर हो रही है, आप कहीं शादी विवाह में जाते थे तो ड्रोन कैमरों से आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। कहीं कुछ जब 15 अगस्त पे या 26 जनवरी पे या अन्य कुछ खास मौक़ों पर जो पुलिस है वो ड्रोन कैमरों की के माध्यम से निगरानी करती थी। तो वो तकनीक जो है उसका काफ़ी लाभ मिल रहा था और हमारे देश में कई सारी कंपनियां भी ऐसी आ गई जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में कुछ नई नई चीज़ें लेकर आई, उससे लोगों को किस तरीके से लाभ मिले इस पर दिशा में काम किया जा रहा था। तो अब इस चुनौती ने कि ड्रोन से हम मादक पदार्थ डिलीवर कराएं, ड्रोन से हम हथियार गिराएं, तो उससे अब एक नई चुनौती हुई है। अब देखना होगा कि क्या पॉलिसी आती है सरकार की, लेकिन जो उद्योग है उसने इस बात को स्वीकारा है कि हमारे जो रडार्स हैं वो इनको पकड़ पाने में अभी पूरी तरह सक्षम नहीं है। वो जो रडार्स हैं वो बहुत जो उन्नत चीज़ें होती हैं उन्हीं को पकड़ पाते हैं। तो अब देखना होगा कि हमारी जो रडार प्रणाली है वो सब चीज़ें पकड़ में आ पाएँ, उस दिशा में कैसे चलता है। लेकिन अगर हमारे सेनाध्यक्ष हमको आश्वस्त कर रहे हैं तो हमको आश्वस्त रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो बैठे हैं तो हमको कोई खतरा नहीं है। हमारी जो सेना है उस पर हमको विश्वास रखना चाहिए, हमारे जो सुरक्षा बल है, हमारा जो सुरक्षा तंत्र है, और जिस तरीके से खास तौर पे वर्तमान सरकार ने सेना के आधुनिकीकरण, सेना के जो उन्नत साजो सामान, चाहे कभी उसके लिए बजट में कहीं कोई कमी नहीं आने दी है, तो वो एक अभियान जो चलाया हुआ है उस पर हमको विश्वास रखना चाहिए। और रक्षा मंत्री भी आज हाल ही में लद्दाख होकर आए हैं, उन्होंने भी आश्वस्त किया है ठीक है समस्या है और भारत ने प्रमुखता के साथ ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष उठाया है। मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस पर ध्यान देगा। पाकिस्तान और चीन तो परेशान करने वाली हरकतें करेंगे ही, भारत इनकी पिछली हरकतों का भी जवाब दे चुका है और इस हरकत का भी जवाब देगा। ठीक है कि एक बस पाप का घड़ा भरने वाली बात होती है, तो वो जिस दिन वो घड़ा भर जाएगा उस दिन जवाब भी मिलेगा। वाजपेयी जी ने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। और पड़ोसियों के द्वारा जो चुनौतियां दी जाती है उससे निपटने के लिए भी हम सभी को हमेशा तैयार रहना होता है, और भारत भी है, ये मान के चल रहे हैं हम लोग, और इसमें हम सब सक्षम हैं। सिर्फ हमें विश्वास रखना है अपनी सेना पे, अपनी सरकार पे, और हौसला अफजाई भी करना है। फिलहाल आप सबसे एक अपील है कि वैक्सीनेशन जरूर करवाइए, कोरोना गया नहीं है, इसलिए मास्क का प्रयोग भी जरूर करिए। फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।